हेलो स्टूडेंट, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सुरभिका गुरुकुल में और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी क्लास में 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे साइंस का, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम देख चुके हैं। आज हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे और फर्स्ट और सेकंड पार्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। पेज नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है सेप्रोट्रॉफ्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल market. You have also seen fluffy umbrella like patches growing in the moist soil or a rotting wood during the rainy season. 1.7 Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. आपने मार्केट्स में कुछ पैकेट्स देखे होंगे मशरूम के सेल होते हुए, और आपने कुछ सड़ी गली हुई लकड़ियों पर एक अम्ब्रेला जैसा बना हुआ भी देखा होगा, जैसा हमको 1.74 में दिखाया गया है। ये मशरूम्स हैं और ये किसी लकड़ी का पार्ट है जिस पर ये अम्ब्रेला जैसा बन गया है। आइए फिर हम जानते हैं कि ये किस टाइप के न्यूट्रिशंस में सर्वाइव करते हैं और ये कहाँ से इन न्यूट्रिशंस को लेते हैं। Bujo wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouth like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ना ही तो उनके पास एनिमल्स की तरह कोई माउथ है, ना ही वो ग्रीन कलर के हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, और ना ही वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। तो आखिर वो लोग करते क्या होंगे। एक्टिविटी 1.2 Take a piece of bread and must in with water. Leave it in a moist warm place 2-3 days or until fluffy patches appear on them. Figure 1.8 What is the color of these patches? Observe the patches under the microscope or a magnifying glass. Write down your observation in notebook. You will see cotton-like threads spread on the pieces of bread. अब आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है, उसको थोड़ा सा गीला करना है और उसको 2 या 3 दिन के लिए एक गर्म जगह पर रख देना है। फिर आप उसमें देखेंगे कि उसमें पैचेस बन जाएंगे, मतलब ग्रीन कलर या येलो कलर के, वो किसी भी कलर के हो सकते हैं। जब आप उनको माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको अपना ऑब्जर्वेशन नोटबुक में उसको नोट करना है कि क्या हुआ। These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition, in which organisms take in nutrients from dead and decaying matters, is called saprotrophic nutrition. Such organisms of saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. ये जो organisms हैं उनको हम फंजाइल कहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन डेड और डिक्लेइंग मैटर्स न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। इसको हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जिन ऑर्गेनिजम्स में सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनको हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। फंजाइल ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर for long time. During the rainy season, they spoil many of things. Ask your parents about the meaning of fungi in your house. फंजाइल जो है वो पिकल में, मतलब अचार या लेदर या क्लोथ्स में, या और भी चीज़ें ऐसी जिनको हम हॉट या ह्यूमिड वेदर में बहुत टाइम के लिए छोड़ देते हैं। और ये जो फंजाइल है वो ज़्यादा से ज़्यादा कब, जब रेनी सीज़न होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्पॉइल करती है। The fungal spores are generally present in the air when they land on. ये जो फंगस है वो जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एयर में, और ये लैंड कहाँ करते होंगे। पहली is need to know whether her beautiful shoes which she wore on a special occasion were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how to fungi appear suddenly during the rainy seasons. अब पहली के एक कोई सुंदर से शूज़ रहे होंगे जिनको वो किसी अच्छे ओकेज़न पे पहना करती होगी, तब उसने उन रेनी सीज़न में जब उन शूज़ को देखा तो उस पर फंगस लगी हुई थी।
तो वो ये जानना चाहती है कि सडनली ऐसा क्या चेंजेस होता है जिससे कि ये रेनी सीजन में आ जाते हैं। तो बुजो says once his grandfather told his that his wheat fields were spoiled by the fungus. He wants to know if fungal causes disease also. अब जो इसके ग्रैंडफादर थे उन्होंने उसको बताया था कि एक बार जो उनकी फसल होगी वो भी फंगस ने स्पॉइल कर दी थी। तो वो ये जानना चाहता है कि ये जो फंजाइल है क्या वो किसी बीमारी को भी दे सकती है, मतलब इससे कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। तो पहली टोल्ड हिम दैट मैनी फंजाइल लाइक yeast and mushrooms are useful, but some fungal causes disease in plants, animal including humans. Some fungals are also used as medicines. कुछ फंजाइल्स तो यूज़फुल होती हैं जैसे यीस्ट और मशरूम जिनको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, बट कुछ जो फंजाइल्स होती हैं उनसे डिसीजेस हो जाती हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को भी, और कुछ फंजाइल्स जो मेडिसिन में यूज़ होती हैं। When they land on, the fungal spores are generally present in the air. When they land on wet and warm things, they germinate and grow. Now they can figure out how we can protect our things for getting spoiled. फंगस जो है वो एयर में प्रेजेंट होता है और ये लैंड पर किसी भी वार्म टेम्परेचर या फिर वेट मतलब नमी वाले टेम्परेचर में ग्रोथ करते हैं, ग्रो हो जाते हैं। और आप ये कैसे पता लगा सकते हैं और या फिर इनको चीज़ों से कैसे बचा सकते हैं खराब होने से। Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. For example, certain fungi live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to the fungus and in return fungus provides water and certain nutrients. अब जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो दोनों ही शेयर करते हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को, जैसे उनके इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बोसिस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो फंजाइल है वो रहती है प्लांट्स के रूट्स के अंदर और जो प्लांट्स है उस फंगस को न्यूट्रिएंट्स देता है और उसके रिटर्न में वो जो फंगस है वो उसको वाटर और जो भी उसको ज़रूरत होती है वो न्यूट्रिएंट्स देता है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकन अ क्लोरोफिल containing partner which is in a algae and in a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the algae, and in organisms called lichen, a chlorophyll containing partner which is an alga and fungus live together. Fungus provides shelter, water and minerals to the alga, and in return the alga prepares and provides food to the fungus. ये जो organisms हैं हम उनको लाइकन कहते हैं। एल्गा और फंगस एक साथ रहते हैं। फंगस जो है वो उनको शेल्टर और वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कराता है और एल्गा खाना प्रिपेयर करके उनको प्रोवाइड कराता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैनर एंड अ फर्टिलाइजर इन द फील्ड और गार्डनर यूजिंग दैम इन लॉन्स ऑन इन अ पॉट्स। डू यू नो व्हाई दिस इज डन। आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं या फिर जो गार्डनर होता है वो अपनी फील्ड को या फिर अपने लॉन्स या फिर अपने पॉट्स को अच्छा रखने के लिए उसमें खाद का यूज़ करते हैं, मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें डालते हैं जिससे वो अच्छे से ग्रो कर सकें। तो वो ऐसा क्यों करते हैं। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन अ डिक्लाइन। Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients needs to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plants. Plants जो है वो minerals और nutrients soil में से लेते हैं, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। इनमें इनका अमाउंट धीरे धीरे कम हो जाता है, इसलिए उनको फर्टिलाइजर्स का मतलब जब अपन खाद डालते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन, पोटेशियम, फोस्फोरस होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स इनको टाइम टू टाइम मिलना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम प्लांट्स को ग्रो करने के लिए और हेल्दी करने के लिए इनको ज़रूरी न्यूट्रिशन देने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं जिससे प्लांट्स को जितनी ज़रूरत है उतने उनके न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं।
Usually crops plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes differentiated nitrogen. You learn that though nitrogen gas is available in a plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. They need a nitrogen in a solution form. The bacterium called Rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. From Rhizobium cannot make its own food, so it often lives in the roots of gram, peas, mung, beans and other legumes and provides them with nitrogen. In return, the plants provided food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship. This association is a great significance for the farmers, and they can reduce the use of the nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown. Most of the pulses are obtained from leguminous plants. क्रॉप्स प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और आप जैसा पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिशन कम, और जो क्रॉप्स प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब उनको उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और आप ऐसा पढ़ चुके हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं तो उनको नाइट्रोजन एक सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होता है, और जो उनको ये नाइट्रोजन एक सॉल्युबल फॉर्म में देते हैं जो बैक्टीरिया, उनको हम रिबोसोम बोलते हैं। वो एटमॉस्फेयर की हेल्प से इसको कन्वर्ट कर एक यूजेबल फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं, किसको? प्लांट्स को। रिबोसोम जो है वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। ये ग्राम, पीस, मूंग और बीन्स एक्सेट्रा रूट्स में रहते हैं और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, और रिटर्न में प्लांट्स इनको फूड और शेल्टर्स देते हैं। तो इस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक कहा जाता है। ये जो प्रोसेस है ये फार्मर्स के लिए बहुत ही ग्रेट सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इनको इससे नाइट्रोजन की जो मात्रा है उनकी जो फसल में वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनको फर्टिलाइजर्स की मतलब अलग से उनको नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्टोट्रॉफ्स। दे driven nutrition from the other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on the plants and the other animal for food. Can we say that insectivorous plants are partial heterotrophs? अब इस चैप्टर में हमने कुछ प्लांट्स देखे जो हेटेरोट्रॉफ्स थे। मोस्ट ऑफ प्लांट्स जो थे वो हेटेरोट्रॉफ्स थे, मतलब जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। कुछ प्लांट्स थे जो पैरासिटिक थे और सेप्टोट्रॉफिक थे, और कुछ ऐसी कैटेगरीज भी थी जो अपने खाने के लिए प्लांट्स पर या फिर अदर एनिमल्स पर डिपेंड करते थे। थैंक यू।